उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा में राजूवास विश्वविद्यालय बीकानेर की गतिविधियों के बारे में। मिलवाएंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार जैविक खेती और तिलहन को देगी बढ़ावा। सरकार का खेती में ड्रोन और डिजिटलाइजेशन पर होगा फोकस। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और बकरी पालन से कम खर्च में अधिक मुनाफा। संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तिलहन उत्पादन के साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देने की बात कही और सरकार की योजनाओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने की है। वहीं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर भी सरकार का जोर है। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। दरअसल भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। 60% खाद्य तेल आयात किया जाता है। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि किसानों को ड्रोन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस साल किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा, यानी डिजिटल कृषि पर फोकस रहेगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर काम करेगी। इसके लिए सरकार निजी एग्रीटेक प्लेयर से मदद लेगी। कृषि फसलों का आकलन करने और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय कुम्हेर पर 12 सप्ताह के पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स का समापन हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि फसलों में कीट एवं बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए सही उपकरणों का उपयोग जरूरी है। फसलों पर पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए इन दिनों ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। प्रभावित छिड़काव के लिए किसानों को ट्रैक्टर चलित स्प्रे मशीन, हेलीकॉप्टर, पावर स्प्रेयर आदि की तकनीकी जानकारी होना जरूरी है। फसल एवं बीमारियों की प्रकृति के अनुसार ही नोजल एवं प्रेशर का प्रयोग करना चाहिए।
आत्मा परियोजना निदेशक योगेश कुमार शर्मा ने कीट एवं बीमारियों के प्रबंधन संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रामनिवास शर्मा ने कीट एवं बीमारियों की पहचान में सावधानियों एवं पेस्टिसाइड विपणन पर व्याख्यान दिया। वहीं कृषि अधिकारी राधा रमन शर्मा ने पेस्टिसाइड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को समझाया। इस प्रशिक्षण में भरतपुर जिले के 40 पेस्टिसाइड विक्रेताओं ने भाग लिया। बकरी पालन का व्यवसाय छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। बकरी पालन से किसान दूध और मांस के साथ साथ बाल, खाल और रेशों का व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा बकरी के मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरी पालन के व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इसके आवास एवं प्रबंधन पर भी कम खर्च आता है। बकरी पालन का व्यवसाय छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय में कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। यही कारण है कि बीते 5 सालों में भारत में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बकरी पालन में सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25 से 33% तक का अनुदान मिलता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाए तो तुरंत उन्हें इलाज की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसार राजूवास विश्वविद्यालय बीकानेर के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धूड़िया जी से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। किसान भैया नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम हर रोज आपके लिए नित नई कृषि और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां लेकर आते हैं। आप भी जानते हैं आज है एक ऐसी जानकारी का दिन जिस दिन हम पशुपालन की बात करते हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के निदेशक प्रसार डॉक्टर राजेश कुमार धूड़िया जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं किसान भैया आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका गत 30-35 सालों का अनुभव है पशुपालन के क्षेत्र में, और वो भी प्रसार के क्षेत्र में। आज हम इन्हीं विषयों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही उन्नत है पशुपालन के क्षेत्र में। तो राजस्थान में पशुपालन की स्थिति देश को देखते हुए थोड़ा बताइए कि किस तरह से है। राजस्थान में कृषि और पशुपालन हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, और जहाँ तक हम पशुपालन की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकांश जनसंख्या है उसका मुख्य आजीविका का आधार पशुपालन ही है, और ये उसकी सकल घरेलू आय में 30 से 50% तक का योगदान देती है। और कुछ कुछ परिवारों में यहाँ तक देखा गया है कि ये आय जो है 80% जो है पशुपालन से ही होती है। और मैं एक आसान बातों में शब्दों में ये भी कहना चाहूँगा कि जो पशुपालन है कृषि को जो है एक बीमे की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, हमारे प्रदेश की बात हम करते हैं, तो पशुपालन कृषि के साथ एक महत्वपूर्ण अंग के तरफ जुड़ा हुआ है, और इसका दिन प्रतिदिन योगदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब किसान भैया, आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख होते हैं घटक। आप जानते हैं शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार। आज हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से यही जानेंगे कि प्रसार का क्या महत्व है, और वो भी विशेषकर पशुपालकों के लिए प्रसार क्यों ज़रूरी है, प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। वीरेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है शिक्षण का कार्य, जिसमें हम बच्चों को जो है वेटनरी डॉक्टर बनाने का जो है डिग्री प्रदान करते हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, या वो विद्या वाचस्पति की डिग्री हो। उसके बाद जो दूसरा काम आता है वो है अनुसंधान का। पशुपालन के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान होते हैं वो वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रसार का कार्य है, जिसको हम एक्सटेंशन वर्क भी कह रहे हैं। प्रसार का मतलब ये होता है कि जो भी अनुसंधान किए गए हैं पशुपालन के क्षेत्र में, उन अनुसंधान को प्रयोगशाला से किसान के घर तक पहुंचाना, पशुपालक के घर तक पहुंचाना, ताकि पशुपालक की आजीविका में
बढ़ोतरी हो सके, उसकी आय में वृद्धि हो सके। तो मुख्य काम जो है, जो तकनीकें पशुपालन के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जो डेवलप की गई है, उनको किसानों के घर तक पहुंचाने का काम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है वो ही मूल अवयव है प्रसार का, यानी कि जो हमारे प्रयोग, जो अनुसंधान लेबोरेटरी में होते हैं वो किसानों के खेतों तक जाए। जो भी पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार होते हैं, नई तकनीकी आती है, वो प्रसार के माध्यम से ही हमारे किसानों तक पहुंचती है। डॉक्टर साहब, राजस्थान में क्या स्थिति है? आपके वेटरनरी विश्वविद्यालय में किस तरह से प्रसार की जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही हैं? मैं इसमें हमारे पशुपालक भाइयों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के सहयोग से वेटनरी विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय एक नोडल एजेंसी के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर रहा है जी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये आ रही है कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 जिलों में जो है पशु विज्ञान केंद्रों की स्थापना विश्वविद्यालय द्वारा की गई है और एक जिले हनुमानगढ़ में ICR के आर्थिक सहयोग से, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कह रहे हैं, उनके सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के 17 जिलों में पशुपालकों के कल्याण के लिए, पशुधन विकास के लिए जो है पशु विज्ञान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से ये मुख्य कार्य, प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य किया जा रहा है। इसमें अगर हम जिलों की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को और पशुपालकों भाइयों को भी, कि बीकानेर में, नागौर में, चूरू में, गंगानगर में, धौलपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है, सिरोही है, कोटा है, डूंगरपुर है और जालोर है, झालावाड़ में है और जयपुर में है। इस तरह कुल 16 जिलों में जो है हमारे ये पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में नवीन तकनीकी जो है उनसे रूबरू कराया जाता है, उनके बारे में उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और पशु कल्याण की सारी गतिविधियां इन केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक। अब यहाँ मैं हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को एक बात और बताना चाहूँगा कि कोविड के काल में और लॉकडाउन के दौरान आपके वेटरनरी विश्वविद्यालय ने ई-चौपाल यानी कि ऑनलाइन चौपाल के माध्यम से पूरे 2 साल तक लगातार पशुपालकों को ट्रेनिंग दी, नए नए विषयों की जानकारी दी। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ये जो अभिनव आपने प्रयोग किया, ये कितना सफल रहा और कितने पशुपालकों को लाभ पहुंचाया, किन किन विषयों की आपने जानकारियाँ दी? हरिंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको ई-चौपाल से पहले 2 जानकारी और हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को देना चाहूँगा कि जो ये हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं वो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो है प्रशिक्षण का काम, दूसरा हमारा काम होता है सलाहकारी सेवाएं देना, तीसरा जो हमारा प्रमुख काम है वो है पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण करना और चौथा जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो है रोग निदान सेवाएं प्रदान करना। तो ये पशु विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण, सलाहकारी सेवाएं, तकनीकी हस्तांतरण और रोग निदान सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कार्य कर रहे हैं। अब अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो प्रशिक्षण जो है, हम 3 तरह के प्रशिक्षण शिविर हम ज़्यादातर आयोजित करते हैं, जिसको हम संस्थागत प्रशिक्षण भी कहते हैं, असंस्थागत प्रशिक्षण भी कहते हैं और तीसरा है प्रायोजित प्रशिक्षण। तो संस्थागत प्रशिक्षण में जो हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं उन परिसर में ही जो है किसानों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा हमने रखी हुई है। एक अच्छी प्रयोगशाला भी वहाँ पर स्थापित की गई है, सेमिनार हॉल हैं और जो नवीन तकनीकें हैं उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और विशेषज्ञों के व्याख्यान के माध्यम से हम किसानों को 1 दिवस से लेकर 3 दिवस तक का प्रशिक्षण हम संस्थागत प्रशिक्षण के रूप में कराते हैं। और ये प्रशिक्षण पशुपालन की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो पशु पोषण की बात करें, चाहे हम पशु प्रजनन की बात करें, चाहे पशुओं की बीमारियों से रक्षा के लिए कब कब टीकाकरण किया जाना है, कब कब उसको कृमिनाशक दवाएं देनी है और उसके आहार का कैसे प्रबंध करना है, इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स पे, छोटे छोटे टॉपिक पे हमारे किसान भाइयों को 1 से 3 दिवस का प्रशिक्षण इन केंद्रों पर दिया जाता है। ई-चौपाल वेटरनरी विश्वविद्यालय का एक अभिनव नवाचारी प्रयोग है जिसे पूरे देश भर में सराहा जा रहा है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ई-चौपाल किस तरह से आपका एक अभिनव कार्यक्रम साबित हो रहा है। ई-चौपाल हमारा एक
प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। मैं आपको, जैसे आपने जिक्र किया था कोरोना का, बिल्कुल सही बात है। कोरोना में जब सभी तरह की गतिविधियां बंद सी हो गई थी, हमारे केंद्रों पर पशुपालकों का आना बंद हो गया। संभव नहीं हो पा रहा था, तो विश्वविद्यालय ने सोचा कि ऐसे इस स्थिति में हम किसानों तक खुद पहुँचे, जबकि हम असंस्थागत प्रशिक्षणों के माध्यम से ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे, पर वो भी इन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पा रहा था। तो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हमने ये राज्य स्तरीय एक अभिनव प्रयोग, बिल्कुल राजूवास ई पशुपालक चौपाल के नाम से हमने ये प्रारंभ किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पशुपालक भाई भी बहुत जागरूक हो गए हैं, सबके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हमने इसको फेसबुक के माध्यम से, जो विश्वविद्यालय का आधिकारिक फेसबुक पेज है, उस पर हमने इसका लाइव प्रसारण किया। और किसान भाइयों, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को कि ये हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सीधा प्रसारण इसका किया जाता है। और अब तक इस कार्यक्रम की ये विशेषता रही है कि हमने इसमें न केवल राजस्थान प्रदेश के, बल्कि देश के जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो नामी गिरामी विशेषज्ञ हैं, उनसे पशुपालकों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे उनकी समस्याओं का समाधान हमने इस राजूवासी पशुपालक चौपाल के माध्यम से किया है। और कहना चाहूँगा, विश्वविद्यालय के लिए भी एक बड़े गर्व का विषय है कि इस चौपाल का इतना रुझान रहा है कि हर एपिसोड को 2,500 से 4,000 तक पशुपालकों द्वारा सुना और देखा गया है। आपसे भी निवेदन है, हमारे कार्यक्रम की तरफ से भी निवेदन है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर की ई चौपाल से आप जुड़ें और नए नए विषयों की जानकारी नए नए विशेषज्ञों के साथ आप साझा करें। आपकी कोई शंकाएं हैं तो उनका भी समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय रेडी है, तैयार है। अब हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, क्यों ज़रूरी है आज एक किसान के लिए प्रसार को जानना, क्यों ज़रूरी है प्रसार की अहमियत को समझना? क्योंकि जिस तरह से अब ज़माना बदल रहा है, खेती किसानी बदल रही है, तो प्रसार को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने कि प्रसार की अहमियतता क्या है। पर मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको राजस्थान का जो परिदृश्य हमने चर्चा के प्रारंभ में किया था, उस पर वापस लाना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश जो है पशु संख्या के हिसाब से पूरे देश में सिरमौर है। हमारे पशुपालकों को भी नहीं पता होगा कि अगर हम बकरी की बात करते हैं तो 20 मिलियन बकरियों की संख्या के साथ हमारा ये प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर पर है जी। ऊँट की बात अगर हम करें तो 2.13 लाख ऊँट के साथ देश में ये नंबर 1 पर है। भैंसों में 13.69 मिलियन संख्या के साथ पूरे देश में 2 नंबर पर जो है भैंसें राजस्थान प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम भेड़ की बात करते हैं तो 7.91 मिलियन संख्या के साथ देश में 4थे नंबर पर भेड़ का स्थान जो है राजस्थान का आता है। और गो पशु की बात तो सब जगह ही की जाती है, तो गो पशु में भी हमारा जो है 13 मिलियन के साथ जो है हम देश में 6ठे स्थान पर है। तो संख्या की अगर हम बात करते हैं तो संख्या में हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में एक अच्छा स्थान रखता है। जहाँ तक नस्लों की भी बात आती है तो राजस्थान इन मामले में भी कहीं भी पिछड़ा हुआ नहीं है। बहुत उन्नत यहाँ की नस्लें हैं। बिल्कुल, जो देश की अच्छी से अच्छी नस्लें हैं वो राजस्थान, चाहे वो गाय की बात करें हम, चाहे वो भैंस की बात करें, चाहे भेड़ की बात करें। मैं हमारे किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा, पशुपालकों को भी बताना चाहूँगा कि गाय की जो 6 प्रमुख नस्लें हैं वो हमारे राजस्थान प्रदेश में है। गिर हमारे यहाँ मिलती है, थारपारकर हमारे यहाँ पर है, साहिवाल हमारे यहाँ पर है, राठी है, कांकरेज है, मालवी है। और अभी एक नई नस्ल हो रही है जिसको भारतीय आनुवंशिक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है, जो जालोर क्षेत्र में पाई जा रही है। नारी गो नस्ल जो है, इसको भी जो है आइडेंटिफाई किया गया है और एक नस्ल के रूप में इसकी स्थापित हो चुकी है ये। तो इस तरह ये 7 नस्लें, हम गायों की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान प्रदेश में। तो डॉक्टर साहब, हम भी जानना चाह रहे थे कि क्या अहमियत है प्रसार की और प्रसार को जानना क्यों ज़रूरी हो गया वर्तमान युग में किसानों के लिए? बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो हमने संख्या की तो बात कर ली, नस्लों की भी हमने बात कर ली, उत्पादन में भी हम बहुत अच्छे हैं, पर जितनी पशु संख्या है उस हिसाब से प्रति पशु जो है उत्पादकता वो हमारे यहाँ काफ़ी कम है। इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें
ध्यान देना पड़ेगा वैज्ञानिक तकनीकों की तरफ और जो नवीन तकनीकें हैं उनको अपनाने की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा परंपरागत पशुपालन था उसमें जो है हम खेती के साथ 4 गाय रख ली, 2 बकरी रख ली, 1 भैंस रख ली, इस तरह हम करते थे। और जो हमारे खेत में जो चारे फसलों के जो अवशेष होते थे पशु उनको खाकर अपना गुजारा करता था। उसने 1 लीटर दूध दे दिया तो भी चल जाता था, 5 लीटर दे दिया तो भी अच्छा लगता था। पर अब हम देख रहे हैं दिनों दिन चारागाह की कमी है, किसान की जोत छोटी होती जा रही है और पशुपालन को व्यवसाय के रूप में हमें अपनाने की ज़रूरत आ पड़ी है। ऐसी स्थिति में जब तक हमारा पशुपालक वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन नहीं करेगा तो उसके जो उत्पादकता है पशु की वो बढ़ नहीं सकती है। और यही प्रसार का एक बड़ा अभिन्न अंग तो है। अब बात वहाँ आती है कि पशु चिकित्सा का काम तो पशुपालन विभाग कर रहा है, प्रसार का काम कैसे हो, इनको प्रशिक्षण की सुविधाएं कहाँ उपलब्ध हो। तो राज्य सरकार की बहुत अच्छी मंशा थी और उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 16 जिलों में जो हैं ये पशु विज्ञान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं जिन पे प्रसार का काम किया जाता है, जहां पर संस्थागत प्रशिक्षणों के माध्यम से, असंस्थागत प्रशिक्षणों के माध्यम से, प्रदर्शनियों का आयोजन करके, विचार गोष्ठियों का आयोजन करके, ताकि किसानों में अवेयरनेस आ सके, जागरूकता पैदा हो सके, मेले लगाकर, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं वो सब प्रसार की है। वो सारे उन माध्यम से हमारे पशुपालक को, हमारे किसान भाई को जो है उन तकनीकों से रूबरू कराया जाता है और उनको तकनीकों को कैसे वो अपनाएं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। अब हमारे किसान भाइयों के लिए अंत में डॉक्टर साहब से एक बहुत ही अहम सवाल, आमदनी बढ़ाने की बातें चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो, तो यह जो क्षेत्र है पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, आमदनी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर राजेश कुमार जी से जानते हैं कि किस तरह से हमारे किसान उन्नत पशुपालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि आमदनी बढ़ाने के लिए कोई हमारे पास जादुई चिराग नहीं है। हमारे पशुपालक जो पशुपालन कर रहे थे अगर उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक इनपुट के साथ करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। सामान्यतः हमारे पशुपालक के यहाँ जो गाय जो वयस्क होती है वो 4 से 5 साल में होती है, यानी वो पहली बार उसकी ब्याने की उम्र हमारे पशुपालक के यहाँ 5 साल है, जबकि सामान्यतः ये जो नस्लें, जिन नस्लों की हमने बात करी थी, ये 2.5 साल से 3 साल में ही ब्याह जानी चाहिए। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन की ज़रूरत है कि अगर हम बछड़ा बछड़ी को जन्म से ही अच्छी खुराक देना शुरू कर दें, उसका बीमारियों से रक्षा करने के लिए टीके लगाना शुरू कर दें, कृमिनाशक दवाओं का शुरू से उपयोग कर दें और अच्छा प्रबंधन कर दें, तो हमारा पशु जो है 2.5 से 3 साल में ब्याएगा। तो जहाँ पशु की अपने जीवन काल में उत्पादन देने की अवधि 5 वर्ष थी, वहाँ पर ये 8 वर्ष तक हो सकती है। तो ये आमदनी बढ़ने का तरीका हो गया। डेयरी भी है, जहाँ वो पशु हमारा 2 किलो दूध दे रहा था, अगर अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से हम प्रबंधन कर रहे हैं, तो वही पशु, क्योंकि क्षमता तो है। आप ब्राज़ील में हमारी गिर गाय जो है 60 लीटर तक दूध दे रही है। गिर गई कहाँ से थी? गुजरात से, राजस्थान से, अजमेर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, इस पूरे बेल्ट में गिर गाय मिल रही है। तो इसका मतलब इन गायों में, इन पशुओं में, इनमें क्षमता तो है। क्षमता का विकास अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। तो हमें वैज्ञानिक तरीके की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आपने किसान भैया देखा कि डॉक्टर राजेश कुमार जी कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, नवीनतम तकनीकी को अपनाना होगा और वैज्ञानिक आधार पर विशेषज्ञों के संपर्क में रहना होगा, तो निश्चित रूप से आप अपना उत्पादन में इजाफा कर पाएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार जी का बहुत बहुत आभार, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे किसानों से, पशुपालकों के साथ साझा की और हमें उम्मीद है कि किसान अब प्रसार का महत्व समझेंगे, इस कार्यक्रम के बाद प्रसार का महत्व समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, और सब आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। अभी आप देख रहे थे प्रसार शिक्षा में राजूवास विश्वविद्यालय बीकानेर की गतिविधियां। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।